स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास हेपेटिकोप्सिडा और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जीनस रिक्सिया। ये ब्रायोफाइटा का एक क्लास है और सबसे पहले हम हेपेटिकोप्सिडा के जनरल फीचर्स देखेंगे कि इसमें किस तरह के ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। इनमें जो ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं उनका जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होता है या सुकायवत होता है, जिसको कि आप ये कह कर के पहचान सकते हैं कि जिसे हम जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं कर सकते। और इनमें कभी भी वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। वास्कुलर सिस्टम कहने का मतलब कि इनमें कभी भी आपको जाइलम फ्लोएम जैसी संरचनाएं या टिश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे। इनका जो पूरा थैलस होता है वह दो भागों में विभक्त होता है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस ऊपरी भाग को कहते हैं, वेंट्रल सरफेस निचले भाग को कहते हैं। वेंट्रल सरफेस में आपको बहुत सारे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको कि आप राइजॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा इसके जो सेल्यूलर डिटेल्स हैं उसमें आपको मिलेगा इसके कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, लेकिन उन क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स का अभाव होता है। पायरेनॉइड्स उनमें नहीं पाया जाता है। बहुत सारी स्पीसीज़ में कुछ ऑयल बॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं। इनके जो स्पोरोफाइट होती है वह सिंपल पैरासिटिक होती है, गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर होती है। यानी कि जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाले जो अंग होंगे, ऑर्गन्स होंगे, वो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने पोषण के लिए। इस पर जो कैप्सूल डेवलप होता है उस कैप्सूल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फूड सीटर कैप्सूल और कोलुमेला के बिना डेवलप करता है। इसका जो सिस्टमैटिक पोजीशन आप देखेंगे तो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन में डिवीज़न है ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर है मार्केंशियल्स, फैमिली रिक्सिएसी और जीनस है इसका रिक्सिया, जो कि हम इस टॉपिक या चैप्टर के अंतर्गत हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसका आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो रिक्सिया का थैलस कुछ इस डायग्राम में दिए हुए स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ता है। यह रोजेट लाइक पैचेस के रूप में डेवलप करता है गीली मिट्टी के ऊपर और नम छायादार स्थानों में इसका ये जो थैलस है वो देखने को मिलता है। दो भागों में विभक्त होता है पूरा थैलस, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। और जो डॉर्सल सरफेस है उसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग यानी कि बहुत घनी ब्रांचिंग देखने को मिलती है और इस तरीके के जो चोंच जैसे स्ट्रक्चर हैं उसको आप एपिकल नॉचेस कहते हैं। डॉर्सल सरफेस में आपको डीप लॉन्गिट्यूडिनल डॉर्सल ग्रूव गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। इन गड्ढों पर के साइड में पतले पतले बाल जैसी संरचनाएं उगी हुई दिखाई देती हैं जो कि जड़ों का काम करती हैं, जिनको कि आप राइजॉइड्स कहते हैं। ये यूनिसेल्युलर होते हैं और इन्हीं के साथ राइजॉइड्स के साथ बहुत सारे छोटे छोटे और अपेंडेजेस भी देखने को मिलते हैं जिनको कि स्केल्स कहा जाता है, जो कि इसके मार्जिन्स पर उगे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसको मैं जूम कर रही हूँ, आप जूम करने पर ये स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, रिक्सिया का चूँकि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसीलिए उसका एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर दोनों ही हम स्टडी करेंगे। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है थैलस का, जब ट्रांसवर्स सेक्शन हम काट करके माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो दो भागों में विभाजित हो जाता है इसका इंटरनल जो रीजन है वो। पहला जो रीजन है उसको फोटोसिंथेटिक जोन या डॉर्सल सरफेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उपस्थित होती हैं, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो इसलिए इसको हम फोटोसिंथेटिक जोन कहते हैं। और इसमें बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं जो कि जिनसे
वायु का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसको एयर चैम्बर और एयर पोर्स कहा जाता है। जो ओपनिंग होती है उसको पोर कहा जाता है, एयर पोर, और जो पूरा गड्ढा होता है, खाँचा होता है, उसे एयर चैम्बर कहा जाता है। इसी के ठीक नीचे में प्रेजेंट रहता है स्टोरेज जोन, जो कि वेंट्रल सरफेस में होता है, नीचे की ओर होता है, जो कि अंत में राइजॉइड्स पर जा कर के समाप्त होता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी भोजन बनता है वो इसी जोन में आकर के इकट्ठा होता है, और जब भी पूरे थैलस को भोजन की आवश्यकता होती है तो यहीं से उसका संचार होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए प्रोग्रेसिव डिके एंड फ्रेगमेंटेशन जो एक तरीका है, विधि है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिक्सिया में, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिके का जो तरीका है उसमें कोई भी थैलस का जो पश्च भाग होता है, पिछला वाला भाग होता है, वो धीरे धीरे मृत होने लगता है, और अग्र भाग धीरे धीरे और डेवलप होकर के नए थैलस के ब्रांचेस बनाते जाता है। इस तरीके से जो थैलस है वो हमेशा रिन्यू होते रहती है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन में जो थैलस है उसका कोई भाग कहीं से टूट करके एक नए थैलस को जन्म देता है, तो ये एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। ठीक इसी तरीके से स्पेशलाइज्ड पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि कुछ विशेष तरह के स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं इसमें, जैसे कि ट्यूबर्स का बनना या एपिकल टिप्स से कुछ विशेष तरीके के स्ट्रक्चर्स का बनना होता है। उन विशेष स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्सिया में देखा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिक्सिया में आपको देखने को मिलेगा वो है कुछ स्पीशीज़ इसमें मोनोसियस होती हैं, कुछ डायोसियस होती हैं। मोनोसियस का अर्थ यह हुआ कि एक ही थैलस में आपको मेल और फीमेल ऑर्गन प्रोड्यूस मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स एक ही थैलस में प्रेजेंट होंगे, जबकि डायोसियस में अलग अलग में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर इसमें देखिए आप एंथेरिडियम जो है मेल ऑर्गन है, जो कि पियर शेप्ड का होता है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, और ये एक जैकेट से क्लोज्ड रहता है, और इसमें जो मेल गैमेट्स बनते हैं उनको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। वो मोटाइल प्रकार के यानी चल प्रकार के होते हैं, और मोशन के लिए या उनके मूवमेंट के लिए उनमें एक पेयर ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए बाइफ्लैजिलेट कहलाते हैं। इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आर्किगोनियम कहलाता है, जो कि फ्लास्क के शेप का होता है, और यह जो ऑर्गन है उसमें नेक जैसा स्ट्रक्चर, गर्दन जैसी एक संरचना होती है, जो कि बहुत सारे विशेष तरह के सेल्स, नेक कैनाल सेल्स से मिलकर के बनी होती है, और यह आखिरी में थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके मध्य में एग सेल पाया जाता है। यह जो एग सेल है यही फर्टिलाइजेशन के दौरान फर्टिलाइज होकर के जाइगोट में परिवर्तित होता है। जो फर्टिलाइजेशन की जो तकनीक है, मैकेनिज़्म है, उसमें पानी या जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना इसके जो स्पर्म है या एंथ्रोजॉइड है वो फ्लोट करके आर्किगोनियम तक, एग सेल्स तक पहुंच नहीं पाते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। दूसरी इसमें आवश्यक चीज़ ये होती है कि कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन, यानी कि जो एग सेल है वो कुछ विशेष तरह के केमिकल्स, बायोकेमिकल्स का प्रोडक्शन करता है। वो प्रोटीन्स या सॉल्ट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और जो कि इसके एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म्स है उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वेंटर एंट्री, यानी कि जो एंथ्रोजॉइड है वो स्विम करने के बाद आर्किगोनियल नेक सेल के थ्रू एग सेल में एंटर करते हैं। तो ये जो वेंटर वाला जो एरिया है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जाइगोट का फॉर्मेशन आफ्टर एंट्री, एंथ्रोजॉइड जैसे ही एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो वह जो जाइगोट है वो हमेशा डाइप्लॉइड प्रकार का होगा, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 2n होंगे। इस तरीके से यह जो जाइगोट है वो ऊ स्पोर कहलाता है,
और वो स्पोर के प्रोडक्शन के बाद स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाता है इस ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का। इसमें आप जो स्पोरोफाइट है रिक्सिया का उसको देख सकते हैं। इस स्पोरोफाइट के अंदर में बहुत सारे स्पोर टेट्राड पाए जाते हैं और इस स्पोरोफाइट को आप स्पोरोगोनियम भी बोलते हैं। और यह जो पूरा स्पोरोगोनियम है वो फूट सीटा और इलेटर्स में डिवाइड होता है। इसमें बहुत सारे आपको स्पोर टेट्राड्स मिलेंगे जो कि मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू स्पोर मदर सेल से डेवलप होते हैं। इन रिक्सिया का जो लाइफ साइकिल है वो पहले गैमेटोफाइट फेज में होता है जिसमें कि थैलस हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें n होता है, यानी कि उनका क्रोमोसोम का जोड़ा नहीं होता है। और उसमें थैलस में एंथेरिडिया और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। इसके पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाने के बाद, जो कि वाटर मेडिएटेड होता है, जल की उपस्थिति में होता है, एक डायप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। यह डायप्लॉइड जाइगोट oospore कहलाता है जो कि रिक्सिया की लाइफ साइकिल को स्पोरोफाइट फेज में ले जाता है। स्पोरोफाइट फेज अगेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डबल हो जाते हैं और एक कैप्सूल का निर्माण होता है जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। और यह जो कैप्सूल है उसके भीतर मियोसिस प्रक्रिया के दौरान कई सारे स्पोर टेट्राड्स का निर्माण होता है। यही स्पोर्स बाद में जर्मिनेट होकर के नए और थैलस को जन्म देते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वह अगेन उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर n होता है, यानी कि वो हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं और जर्मिनेट होकर के n या हैप्लॉइड प्रकार के गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। पूरे विश्व में अगर देखें तो 200 से प्लस स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड रिक्सिया के पाए जाते हैं और कई सारे लगभग 50 to +50 स्पीशीज़ काइंड ऑफ स्पीशीज़ इंडिया में भी रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं। आप अपने जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से पेशेंसफुली मुझे सुनने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी ब्रायोफाइटा में हेपेटिकोप्सिडा और रिक्सिया के बारे में स्टडी करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।